हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो आज की क्लास में हम पहले थोड़ा सा उस बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडल के 7 लक्षणों के बारे में, और कल जिस क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकरण क्रॉस था। याद रखिएगा, एक संकरण में ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब हम एक संकरण की बात करते हैं, हमने जब कल बात करी थी एक संकरण की, तो एक संकरण में हमने एक लक्षण ही पढ़ा था, एक लक्षण। अब आप बोलेंगे सर आपने तो लिया था एक लंबा, जिसको आपने कैपिटल टी बोला था, और दूसरा आपने लिया था बौना, यही लिया था ना हम लोगों ने, तो उसको बोला था स्मॉल टी। याद रखिएगा, लंबा और बौना हम कहेंगे एक ही लक्षण, यानी ये किस लक्षण का, यानी कि ये है लंबाई। ये क्या है बेटा? लंबाई। तो लंबाई एक लक्षण है, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि लंबाई क्या है, एक लक्षण है। तो आज की क्लास हम उससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम मेंडल का दूसरा नियम पढ़ेंगे, मेंडल का दूसरा नियम, सेकंड लॉ। तो दूसरा नियम था, ठीक है, दूसरा नियम। अब वो दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था, पहला प्रभाविता, दूसरा पृथक्करण। क्या था? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अब देखिए, एक बात को याद रखिए कि इस पृथक्करण नियम के अनुसार, हम पहले इसको समझा देते हैं, फिर मैं इसके बारे में लिख भी दूंगा। तो कहेंगे, जब हमने अभी आपसे डिस्कस किया था पिछली वाली क्लास में, एक था क्या बेटा? कैपिटल टी। एक क्या था? मैं इधर साइड में बॉक्स बना के फिर उधर डेफिनेशन वगैरह लिख दूंगा। तो एक क्या था आपका? आपने देखा होगा कि वहां पर हम लोगों ने जब बात करी, तो बात करने के टाइम हमने कहा कि एक है कैपिटल टी और दूसरा है क्या बेटा? स्मॉल टी। और इसके बाद दोनों बने क्या बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम कहेंगे पृथक्करण के नियम के अनुसार जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, भाई ये F1 पीढ़ी थी, ये कौन सी पीढ़ी थी? ये F1 पीढ़ी थी। अब F1 पीढ़ी में जब दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों के लक्षण या दोनों के गुण आपस में मिल जाएं। दोनों के गुण अलग अलग ही रहते हैं। यानी कि जो कैपिटल टी वाला है वो लंबे की तरह ही था, यानी अभी भी वो लंबे की तरह है, लंबा है। और दूसरा ये किसकी तरह है बेटा? ये किसकी तरह है? ये बौना की तरह है। लेकिन प्रभाविता के नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी होगा, आने वाली संतति में उसी के लक्षण दिखाई देंगे। भाई आपसे भी कभी किसी ने कहा होगा कि आप अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, आप अपने पापा जैसे दिखते हो, तो इसका मतलब है या तो मम्मी के लक्षण प्रभावी हैं या फिर पापा के जैसे। पापा के जैसे दिख रहे हैं तो किसके लक्षण प्रभावी हैं? पापा के लक्षण। तो उसके अनुसार ऐसा तो नहीं है भाई 23 गुणसूत्र आए कहां से? फ्रॉम मदर। और 23 गुणसूत्र कहां से आए? फ्रॉम द फादर। ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर वो गुणसूत्र नहीं है, 23 बिल्कुल हैं, लेकिन जो लक्षण प्रभावी होगा आने वाली संतति में उसी के लक्षण दिखाई देंगे, आने वाली संतति में उसी के लक्षण दिखाई देंगे। तो एक होगा लंबा और दूसरा होगा क्या? बौना। तो कहेंगे जब दोनों संयोजित होंगे, जब पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या होगा कि जब दोनों के लक्षण क्या होंगे, या दोनों जीन जब संयोजित होंगे, या दोनों कारक, क्योंकि मेंडल को उस समय नहीं पता था कि ये किसी जीन के कारण होता है, उन्होंने इसको कारक बोला था, उन्होंने इसको क्या बोला था? कारक बोला था। ये बात भी याद रखिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जब उनसे ये पूछा गया कि किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया था कारक। देखिए, कारक तो एक कैजुअली वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि किसी के कारण हो रहा है, किसी के कारण, कि ये काम हुआ तो किसी के कारण हुआ, तो कारक उस समय शब्द प्रयोग किया गया था। लेकिन मेंडल को ये बात नहीं पता थी कि ये किसी जीन के कारण होता है। वो जीन ही था जो इस चीज को कर रहा था और अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा था। तो यहां पर कहेंगे जब जीन आपस में संयोजित हो जाते हैं, संयोजित होकर वो अपना कभी भी अस्तित्व नहीं खोते, वो अपना कभी भी अस्तित्व नहीं खोते, और जब कभी भी ये युग्मकों का निर्माण करेंगे, जब कभी भी आगे ये युग्मक का निर्माण करेंगे, तो अपने गुणों के अनुसार या अपने लक्षणों के अनुसार ही अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम क्या
कहेंगे जब जीन कौन से हमने कहां पर देखा, यानी जो भी जीन कहते हैं, मैंने एग्जाम्पल में ऐसे लिख देना है, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, संयोजित होते हैं, संयोजित लिखेंगे, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ा लिए, आपस में लिखेंगे, आपस में संयोजित होते हैं तो ये एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते, मिश्रित नहीं होते, अतः मिश्रित होते हैं, ठीक है, मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे मिश्रित नहीं होते हैं, अतः जब ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं तो अगली पीढ़ी में अपने गुणों के अनुसार लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि जो लक्षण प्रदर्शित करेंगे वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो लक्षण प्रभावी है या फिर अप्रभावी है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था, जैसा कि मैं एग्जांपल दे दूं अगर, तो एग्जांपल में हमने देखा क्या कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों कैपिटल थे, तो ये कैसा पौधा था, ये कैसा पौधा था बेटा, ये था लंबा पौधा, कैसा था, लंबा पौधा। फिर इसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब इसमें देखिए, इसमें दोनों अब दो प्रकार के थे, ये दो थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लंबा है और दूसरा क्या है, बौना है, ठीक है, यानी एक है टॉल और दूसरा है क्या, ड्रॉफ, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इनमें दोनों हैं, लेकिन प्रभाविता के नियम के अनुसार लंबा वाला क्या है, प्रभावी है, तो लंबा वाला अपना गुण प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि बौना उसके अंदर उपस्थित नहीं है, ऐसा नहीं है कि बौने वाला जीन उसके अंदर उपस्थित नहीं है, बौने वाला जीन उपस्थित है, लेकिन वो अपने लक्षण को प्रदर्शित कर नहीं पा रहा है, वो अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। तो हम कहेंगे इसी के अनुसार जब आपका आएगा तो कहेंगे कि भाई ये वाला लंबा और ये वाला क्या है, बौना, तो ये अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब ये बौना और बौने वाला, दोनों ही बौने वाला जीन आता है, तो वो उसी के अनुसार अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी ये तब कैसा पौधा कहलाएगा, ये बौना पौधा ही कहलाएगा। इसका मैंने कल इसका वो भी डाला था, मैंने एक इमेज भी आपको दी थी, याद रखिएगा। ये दूसरा यानी पृथक्करण का नियम, इस पृथक्करण के नियम को भी अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने आगे अगली स्लाइड की ओर, ठीक है। और मेंडल का अब तीसरा नियम, मेंडल का तीसरा नियम, तो अब आगे आपका मेंडल का तीसरा नियम, अब मेंडल का तीसरा नियम कौन सा था? मेंडल का जो तीसरा नियम था वो था क्या, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। ये क्या था बेटा, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, ठीक है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके अनुसार, जैसे जब हम बात करते हैं तो जो जीन होते हैं तो अलग अलग जीन
अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अलग अलग जीन जो होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या, अलग 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 जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो जीन होंगे, जो भी जीन उपस्थित होते हैं वो अलग अलग जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और अतः युग्मक निर्माण के दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से संयोजित होकर अपने गुणों के अनुसार लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जीन, बहुत सारे जीन होते हैं और वो बहुत सारे जो जीन हैं वो अलग अलग जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और आप जानते हैं प्रत्येक जीन अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करता, अलग अलग लक्षणों के लिए कार्य करता है, वो अपने अनुसार ही लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो जो जीन होते हैं वो अलग अलग जीन, ये बात यहां पर भी मार्क कर लीजिए कि अलग अलग जीन क्या होंगे, अलग अलग कहां होंगे बेटा, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं युग्मक निर्माण के दौरान। किसके दौरान? युग्मक निर्माण के दौरान। अभी जब युग्मकों का निर्माण करेंगे, आप जानते हैं युग्मक क्या होते हैं भाई? युग्मक अभी हमने आपको बताया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ये सब अभी पढ़ेंगे आप, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये डायहाइब्रिड क्रॉस जब आपका द्विसंकरण पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बोलेंगे अलग अलग जीन अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और युग्मकों के निर्माण के दौरान ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप का मतलब कोई भी किसी से संयोजित कर लेगा और वो अपने अनुसार या अपने लक्षणों के अनुसार ही वो व्यवहार प्रदर्शित करता है या अपने गुणों के अनुसार ही लक्षण प्रदर्शित करता है। तो अब देखिए, इसको बोलेंगे कि इसके बारे में एक बात और भी याद रखेंगे यहाँ पर नोट पॉइंट, कि जब हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है मेंडल का तीसरा नियम, ये जो तीसरा नियम है इसका पूछा जाएगा आधारित किस पर है। तो मेंडल का जो तीसरा नियम है भाई, जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता के नियम आपका आधारित है किस पर? आपका एक संकरण पर। लेकिन जब हम इसके बारे में बात करेंगे स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, तो ये बात करेगा, ये कहेंगे कि ये द्विसंकरण पर, ये किस पर? द्विसंकरण पर आधारित है, द्विसंकरण पर आधारित है। तो ये बात याद रखेंगे, शायद क्रॉस करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि द्विसंकरण किस पर आधारित है या किस नियम पर आधारित है। तो इस बात को जरूर याद रखेंगे कि जो द्विसंकरण वाला है आपका वो किस पर? मेंडल के तीसरे नियम पर। हो सकता है ऐसे पूछ दे स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम ऐसे पूछ दे, लेकिन हो सकता है तीसरा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम ऐसे करके पूछ दे। देखिए दूसरा नियम जो है उसने सिर्फ शुद्धता का नियम, वो यहाँ पर, हाँ एक चीज और भी नोट कर लीजिएगा चाहे पीछे वाली क्लास स्लाइड में, तो इसको भी शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहां पर मैं एक यहां पर लिखे दे रहा हूं, इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए शुद्धता का नियम क्यों कह रहे हैं ये भी बात समझिए। मैंने कहा था दोनों के दोनों जीन आपस में मिक्स नहीं होंगे, यानी मिश्रित नहीं होंगे, और मिश्रित अगर मिक्स हो जाते तो शुद्धता नहीं रहती। मिक्स होना भाई, किसी चीज में कोई चीज मिला देना वो क्या शुद्धता है? नहीं।
अब दूध में पानी मिला देना शुद्धता तो नहीं हुई। तो इस अनुसार कहेंगे कि जब दोनों मिश्रित आपस में नहीं हो रहे हैं, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो उसके अनुसार हम कहेंगे, इसको भी आप नोट पॉइंट में डाल लीजिएगा कि इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटा? शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी आगे स्लाइड की ओर। अब यहां पर अब हम कहेंगे द्विसंकरण। अब द्विसंकरण पर आधारित, लेकिन द्विसंकरण है क्या चीज, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक जो होगा आगे, ये हमारा क्या होगा कि द्विसंकरण। तो चलिए डाया हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए द्विसंकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया, पीछे वाली स्लाइड पे आपने चीजों को पढ़ा है भी। देखिए यहां पर मेंडल के थर्ड लॉ सॉरी, और ये द्विसंकरण। तो द्विसंकरण, अब द्विसंकरण के बारे में ही हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो द्विसंकरण के बारे में सबसे पहले मैं टेबल बना देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो टेबल ये आपकी टेबल ओ ए ठीक है। डाया हाइब्रिड क्रॉस की टेबल बन जाए, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए द्विसंकरण में दो लक्षणों को लिया गया। द्विसंकरण में जब हम बात करते हैं, ये किसकी है, ये क्या है बेटा, ये द्विसंकरण, द्विसंकरण क्रॉस है। ठीक है, अब द्विसंकरण में कितने लक्षण लिए गए? दो लक्षण, यानी कितने लिए गए? दो लक्षण। कौन कौन से? एक जो लक्षण लिया गया उसे हमने क्या कहा? एक जो लक्षण लिया गया उसे हमने कहा कि आकार। क्या लिया हमने? आकार। और दूसरा हमने क्या लिया? रंग। दूसरा हमने क्या लिया? रंग। ठीक है, तो इस बात को भी यहां पर मैं मार्क किए दे रहा हूं, इससे आपको परेशानी ना हो। ये द्विसंकरण में हमने लिया क्या? दो लक्षण लिए। दो लक्षणों में कौन कौन सा? पहला आकार और दूसरा क्या लिया? रंग लिया। अब इसमें हमने कहा कि आकार के लिए राउंड और येलो। अब देखिए कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ हम क्या लेंगे? स्मॉल वाई। इस बात को भी याद रखिएगा आप अच्छी तरह से कि हमने कहां पर क्या लिया हुआ है। ठीक है, तो अब इनके बीच में संकरण जब हम कराएंगे, इनके बीच में क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे। संकरण कराने पर मैं इधर संकरण कराए दे रहा हूं एक टेबल करके। ठीक है, अब उस टेबल को याद रखिएगा, इस बात को, हो सकता है कि उस टेबल में भाई अगर मैं इसको कह रहा हूं, इसको ले रहा हूं किसकी तरह? नर की तरह, और इसको ले रहा हूं क्या? इस मादा की तरह। शायद आपको पीछे वाली क्लास में याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर नर और मादा भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे होंगे तो हम कहीं पर किसी को भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक जैसे होंगे तो ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि क्या किसको बोला गया है। और दूसरी बात, अगर हम यहां पर इसे कह दें कि ये नर है, ये क्या है बेटा? नर है, और ये क्या है बेटा? ये मादा है। ये क्या है? मादा। तब हम क्या कहेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर को कहां रखेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर को नीचे रखेंगे, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। तो हम इसको मादा की तरह ले रहे हैं और इसको नर की तरह। बाकी आप क्रॉस करके आप दोनों को अलग अलग से, इसको नर की तरह या इसको मादा की तरह आप ले सकते हैं। आप क्रॉस करके देख लेंगे, आपकी टेबल चाहे बुक में बनी होगी या कहीं भी बनी होगी, इसमें से आपको मिल जाएगी। सिंपलेस्ट टेबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर और कैपिटल वाई याद रखना है। इससे पूरी टेबल में बना रहा हूं और आपके सामने ही बनाऊंगा, कहीं बाहर से नहीं, आपके सामने ही बनाऊंगा। तो पूरी टेबल आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहली बात कि हम कैपिटल आर यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये क्या हो गया बेटा? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हम कहेंगे क्रॉस करेंगे जब, तो क्रॉस करने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है? क्रॉस करने पर क्या क्या प्राप्त होगा?
क्रॉस करने पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। देखिए वाई को जब भी बनाइएगा तो इसकी मूंछ जरूर निकाल दीजिएगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतने सारे गैमेट हो जाएंगे, इसमें बन जाएंगे, इतने सारे युग्मक का निर्माण होगा कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रख करके ये टेबल बनाने के समय ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि क्या किसको अच्छी तरह से क्या कैसे लिखना है। तो मैं दोनों गैमेट, अब देखिए चारों गैमेट हमारे पास निकल आए। अब चारों गैमेट को, चारों को इधर भी रखेंगे और चार को इधर रखेंगे। देखिए रखे क्या, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये चार गैमेट उधर रख दिए और चार गैमेट इधर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब देखिए इसको क्रॉस करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब पूरी टेबल को बनाएंगे। अब पूरी टेबल को बनाने के समय अब देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, अब इसको क्रॉस करके यहां पे लिखना है, इसको क्रॉस करके यहां पे, इसको क्रॉस करके यहां पे, इसको क्रॉस करके यहां पे लिखना है। इतनी जगहों पर आपको लिखना है। तो क्रॉस करेंगे तो इसका क्रॉस करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ये देखिए यहां पर क्या मिला आपका, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, आर पहले आता है और वाई बाद में आता है, आर पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो उससे टेबल में, ये वाली टेबल आपको ज्यादा बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर दूसरे वाले को लेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले में कहेंगे कि तीसरे वाले में कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, नहीं कैपिटल आई और वाई और कैपिटल वाई। फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मैंने उसके बाद सेकंड वाला सेकंड रो से सबको करेंगे तो क्या होगा कि कैपिटल आर और देखो स्मॉल है और कैपिटल है तो हम क्या कर लेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कर लेंगे। फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसको इससे करेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई और ये क्या हो गया, स्मॉल वाई। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर और देन स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल आर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर उसके बाद इसको करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसको उससे करेंगे स्मॉल आर और दोनों कैपिटल हैं तो हम कहेंगे दोनों कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर और फिर क्या होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर उसके बाद हम कहेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर और उसके बाद स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर और उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर आपका स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर देखिए अब यहां पर कुछ चीजें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। यहां पर जो मैं आपको अब करके दिखाने जा रहा हूं, अब इसमें आपको अभी ढूंढना क्या पड़ेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या ढूंढना पड़ेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। वो ढूंढना इसमें थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन मैं टेबल बना रहा हूं, उस टेबल के अनुसार आपको इसमें ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप उसका रेशियो भी निकाल पाएंगे अच्छी तरह से। तो यहां पर हम सबसे पहले बोलेंगे, जैसे हमने लिखा था ना चारों को, तो हम कहेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर बोलेंगे, सही कर देता हूं, क्या बोलेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और फिर बोलेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब याद रखेंगे कि बोलेंगे गोल पीले, ये सीक्वेंस याद रखेंगे, गोल पीले। भाई ये लिखा होता है कि कौन क्या है, ये कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा गोल पीला है, कौन सा गोल हरा है, कौन सा झुर्रीदार पीला, कौन सा झुर्रीदार हरा। तो गोल पीले, गोल हरे, गोल पीले और गोल हरे। फिर उसके बाद बोलेंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार पीले,
और फिर बोलेंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरे। अब इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो भी याद रखिएगा, इसको बता रहा हूं मैं कि 9:3:1। देखिए ये तो आप कर लेंगे कि रट लेंगे, लेकिन कौन कहां पर है ये आपको याद रखने में थोड़ा सा समस्या आएगी। तो हम कहेंगे कि कुछ मैं कलर्स को डिनोट किए दे रहा हूं, जैसे कि हम जब बात करेंगे गोल पीले की, तो गोल पीले पे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। चलो कलर का ही इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। गोल पीले के लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गोल हरे के लिए डार्क ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे। रहने तो डार्क ग्रीन की जगह दूसरा ही ले लेता हूं मैं, ये वाला कलर यूज कर लेंगे हम, है ना। गोल पीले की जगह, और फिर इसके बाद व्हाइट ले लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ले लेंगे क्या, हम लोग ब्लू कलर ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो क्या कहेंगे अब यहां पर याद रखिएगा कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, एक से ज्यादा हो हमें मैटर नहीं करता, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। होगा क्या, वो गोल पीले होंगे। कितने होंगे, 9 होंगे। करना क्या है उन पे, ग्रीन डॉट। तो इसकी मैं कॉपी के ले रहा हूं, तो एक यहां पर ये वाला है, देखिए यहां पर एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यहां पर एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो हम कहेंगे एक यहां पर इसके पे भी, इस पे भी तो है, ये भी तो है, और उसके बाद ये वाला भी है ना। सबके पास, क्या इसके पास है, इसके पास भी, इसके पास नहीं है तो नहीं करेंगे, इसके पास है, उसके पास भी नहीं है, इसके पास है, और फिर इसके पास भी है, और इसके पास भी है। मैंने जितने भी ग्रीन डॉट वाले रखे हुए हैं वो सबके पास, उन सबके पास एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, और वो कहलाएंगे गोल पीले। अब ये क्या होंगे बेटा, ये आपके कहलाएंगे क्या, ये कहलाएंगे आपके गोल पीले, ये हो गए गोल पीले वाले। फिर उसके बाद किसको बोलेंगे, फिर कहेंगे गोल हरे। फिर उसके बाद आपके आएंगे झुर्रीदार पीले, और फिर आएंगे आपके झुर्रीदार हरे। अब फिर से हम क्या करेंगे कि होंगे क्या, सॉरी, क्या उनके पास होगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई होंगे गोल हरे। कितने मिलेंगे, 3, और क्या करना है इस पर, ये वाला डॉट। तो ये ले लिया हमने, ये। तो देखिए एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, क्या इसके पास है, बिल्कुल है ना। अब इसके पास है एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, हमको लग रहा है इसके पास भी है ना। फिर इसके बाद इसके पास है, इसके पास है, और किसी के पास है एक कैपिटल आर और एक कैपिटल, सॉरी एक स्मॉल वाई। बाकी किसी के पास नहीं है, जो भी हमारे पास थे वो हमने इसमें कर दिए, तो 3 ये मिल गए। फिर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई होंगे क्या, झुर्रीदार पीले, और होंगे 3, और क्या करना है, व्हाइट डॉट लगाना है उस पर। तो हम कहेंगे एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कहीं पर दिखाई दे रहा है, एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। तो हम कहेंगे एक स्मॉल आर कैपिटल वाई है, तो ये भी है, और एक स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक स्मॉल आर कैपिटल वाई। और लास्ट वाले को आपको कभी ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, ये भैया जी ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आपके आगे ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। ये इसका क्या था, ये फिनोटाइप रेशियो है। ये कौन सा अनुपात है, ये बेटा याद रखिएगा, ये फिनोटाइप अनुपात है। ये कौन सा अनुपात है, फिनोटाइप। ये कौन सा अनुपात रहेगा, फिनोटाइप। इसके जीनोटाइप अनुपात, जब हम जीनोटाइप अनुपात कहेंगे तो चलो मैं लिखे दे रहा हूं नीचे, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका फिनोटाइप, क्या बोलेंगे बेटा, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप
क्या बोलेंगे कि इसका होगा 9:3:3:1, ठीक है। और इसके बाद जब हम दूसरा वाला बोलेंगे कहेंगे कौन सा, जीनोटाइप। कौन सा बोलेंगे, जीनोटाइप। और जीनोटाइप अनुपात इसका होगा 1:2:1:4:2:1:2 और ये 1। अब देखिए, आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। इसको क्या करना है, इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको शुद्ध करना है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ABCD की तरह लिख सकते हैं, यानी A B C D E और F G और H, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये I हो जाएगा, ये I हो जाएगा आपका। अब देखो अब देख लें, ABCD की तरह लिख लेंगे, और ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ब्लू वाले से, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका जीनोटाइप होगा। देखिए A, ये वाला क्या हो जाएगा आपका A, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है जिसके पास क्या सारे कैपिटल हों, जिसके पास क्या हो, सारे कैपिटल हों। और फिर इसको देखो, दोनों एक जैसे दिखाई दे रही है, तो इसको लिखेंगे B, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा B। फिर इसके बाद आपका C वाले में, तो इसका ये आपका हो जाएगा C, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है बिल्कुल, जो जिसके पास डबल कैपिटल R हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका C हो गया। C के बाद आपका D में 2 होंगे, यानी ये आपका एक, ये D हो जाएगा, और यहां पर ये D हो जाएगा। ये जीनोटाइप हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद आपका आ जाएगा E में देखिए ये चारों एक जैसे हैं, तो E, और ये भी क्या हो जाएगा आपका E, और ये E, ये भी क्या हो जाएगा उसके बाद E। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद F में 2 होंगे। F में 2 का मतलब एक ये देखिए, एक ये, दोनों ही एक ही जैसे हैं, तो ये भी हो जाएगा क्या आपका F, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा F, ठीक है। फिर उसके बाद G का 1 होगा, G का 1, तो ये G इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद H, ये भी H, ये क्या होगा H, और ये क्या हो जाएगा H, और ये हो जाएगा आपका I। इस तरह से आप जीनोटाइप को भी सर्च कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपकी टेबल बनी होगी, जहां भी आपकी बुक वगैरह में टेबल बनी होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फिनोटाइप दिखाया गया होगा, फिनोटाइप में दिखाया गया होगा कि हाँ ये होता है। लेकिन जीनोटाइप को कैसे निकाला और इनको निकाला कैसे जाएगा, ये होते कैसे हैं, और ये कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम समझेंगे कौन गोल पीला है, कौन गोल हरा है, कौन झुर्रीदार पीला है, कौन सा झुर्रीदार हरा है, तो इसमें आप निकाल करके पूरी अच्छी तरह से बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको टेबल में बताया है। तो इससे आपको बिल्कुल भी निकालने में परेशानी नहीं होगी। और आगे वाली क्लास में हम लेकर के जरूर आएंगे कि आपके लिए ये रेशियो याद करना कुछ आसान बनाएंगे, और जिससे आपको और भी ज़्यादा आसानी हो। और हालांकि ये जो मैंने टेबल आपको पढ़ा दिए, आप देखेंगे तो कई जगह पर आपको मतलब ऐसे है कि दिखेगा कि बुक के अंदर, पर समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या दिया गया है, क्या उसमें दिया गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अब आप बहुत अच्छी तरह से इस टेबल को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार दोबारा खुद से बना के देख लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारी चीजें निकालना बताया है, वैसे आप यहाँ पर ये क्या करना है, आपको शुद्धता का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, और जो हो उसको एक ही जगह रख देना है, और जो हो उसको एक ही जगह पे रख देना है। तो वो जब निकालेंगे तो आपका जीनोटाइप यहाँ पर निकल आएगा। तो इतनी सारी मेहनत के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही बनता है। और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है आपको लेक्चर अटेंड करने में, या किसी भी प्रकार से, चाहे लेक्चर से रिलेटेड हो, कोई फॉन्ट से रिलेटेड हो, या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर इस चीज़ में परेशानी आ रही है। आगे जितने भी टॉपिक होंगे उन टॉपिक में अगर परेशानी आ रही है तो उनको भी बताइएगा, कि जो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर ये कैसे हो गया, जिससे आप बताएंगे, जिससे बेहतर रिव्यू मिलेंगे मुझे, और मैं अपनी क्लासेस को और अच्छी तरह से कंडक्ट करा पाऊंगा, और बेहतर तरीके से आपके लिए लेक्चर लेकर के आएंगे। और बायोलॉजी के जितने भी फंडामेंटल हैं वो बहुत अच्छी तरह से, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आपको अभी भी मैं यही समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है बेटा। जो भी चीज़ें हैं और उनको हैंडल करना होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, बच्चे का, स्टूडेंट का सबसे पहले काम क्या होता है, जब भी उसको पढ़ने का मन होता है वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाता है। नहीं, जिनमें प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो,
जिनमें ज़्यादा आपको पढ़ने में परेशानी हो रही उस सब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर के चलें और उस सब्जेक्ट में जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें और इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको परेशानी होनी ही होनी है। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब जो भी आपके लिए टेबल थी, ये टेबल आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। एक बार अटेंड करके क्लास को और उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये टेबल जो मैंने आपको पढ़ाई ये कैसी आपको लगी, क्या आपको इसको आप दोबारा अच्छी तरह से आप बना सकते हैं या बिना देखे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को देखिएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा और थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के आएंगे जो कि आपके अभी भी हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।